उत्कर्ष पत्रिका के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एक बड़े समाज सेवी हैं और वो अपने विद्यालय एक मदर टेरेसा स्कूल के नाम से उनके कई विद्यालय चलते हैं, उसका वो संचालन भी करते हैं। ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं समाज सेवा में। कोविड के दौरान उन्होंने कई ऐसे लोगों की सहायता करी जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास खाने को नहीं था, उनकी उन्होंने सहायता करी और समय समय पर वो लोगों की सहायता करते हैं और मदद करते हैं। ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं, उनका नाम है इमैनुअल बच्चू सिंह। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी जो समाज सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, किससे प्रेरित होकर उन्होंने ये कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवरेंड इमैनुअल बच्चू सिंह है और सोशल मीडिया में मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, आपको मिल भी सकता है वहाँ पे। और जहाँ तक आपने कहा कि आपको प्रेरणा किससे मिली, तो मैं प्रेरणा ही मदर टेरेसा से मिली, मुझको मिली। और मैंने जो विद्यालय खोला वो मदर टेरेसा के ही नाम से ही खोला, क्योंकि यदि सेवा की और त्याग की यदि कोई मूर्त इस देश में है जिसको हम माँ कह सकते हैं, वो मदर टेरेसा। छोटी सी उम्र में अपने सुंदर से देश को छोड़कर यहाँ कलकत्ता में आ गई और कोड़ियों को जंगलों से निकाला उन्होंने और उनकी सेवा करी, अपने हाथ से उनके जख्मों में मरहम लगाया, जिनको सब लोगों ने त्याग दिया था। उनके माँ बाप ने उन कोड़ियों को त्याग दिया। तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय कोड़ियों का कोई इलाज नहीं था, कोई रेमेडी नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और यदि किसी को कोड़ हो जाए तो उसको गाँव से निकाल दिया जाता था, शहरों से उसको निकाल दिया जाता और उनको जीवन भर जंगल के अंदर रहना पड़ता। दे आर नॉट अलाउड टू कम इन विलेज अगेन। और वो धीरे धीरे गल के सड़ के कीड़े पड़ जाते थे शरीर में, वो मर जाते थे। उन कोड़ियों के मध्य में जिस लेडी ने काम किया उनको मदर टेरेसा कहते हैं। तो मदर टेरेसा से जब पूछा गया कि आप ऐसे कैसे कर लेती हैं, इनको जो हम 20 फीट दूर से भी देखना समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है इनके पास से, और आप अपने हाथों से इनका जख्म कैसे साफ करते हैं? तो मुझे इनमें हमारे परमेश्वर प्रभु दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा मतलब नर की सेवा नारायण की सेवा, उस सनातन सिद्धांत को। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और इसी कारण मैंने जीवन में ये सोचा कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा। हालांकि मेरे पहले भी मेरे फादर के स्कूल थे, वो उसमें भी मैं चेयरमैन हूँ। और परंतु मैंने एक बात सोची कि मैं एक आईएससी बोर्ड स्कूल खोलूँगा जो एक मीडियम क्लास के लिए होगा, उस क्लास के लिए होगा जो वंचित रह जाते हैं। और क्योंकि मैं तो आज हम इसके काम आए और कल को खुदा ना करे आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो वो प्रभु से जरूर आपकी मदद के लिए खड़ा हो। तो ये चीज़ें एक सामाजिक ताना बाना है। हम कभी किसी की मदद करते हैं तो कभी एक समय में, और यदि वो हमारी मदद नहीं भी कर पाएगा तो परमेश्वर ईश्वर है, देख रहा है, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। जैसे कि मुझे मालूम है और मुझे सुनने को मिलता है कि आपका जो स्कूल है उसमें कई ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनका आप फ्री में उनकी आप पढ़ाई कराते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनकी आप मदद करते हैं, जो बच्चों की आप पढ़ाई करा रहे हैं, जो फ्री में काफ़ी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब क्या आपको कैसा लगता है जब वो बच्चे पढ़ते हैं या फिर वो निकल के कहीं बाहर कोई अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, तो आपको क्या फील होता है अंदर से? देखिए, हम लोगों का पहला तो ये रहता है कि हमने एक ऐसा सर्किल बना रखा है कि हमें ये मालूम हो जाए कि वाकई में कौन नीति है। क्योंकि कई बार आप ऐसा होता है कि आप अपनी कमाई का कुछ अंश गरीबों की मदद के लिए देना चाहते हैं, परंतु आप दे पाते नहीं हैं। वो उनके पास में चला जाता है जो वाकई थोड़ा सा ढोंग कर रहा है या जो प्रिटेंड कर रहे हैं गरीब होने का। तो हम स्कूल में ये देखते हैं कि कौन है। कई लोगों के फादर नहीं रह गए, एक्सपायर हो गए। कई फैमिली में और कौन है आपके, मतलब कितने बेटे हैं और कितने लोग, मतलब वो फैमिली में वो लोग क्या करते हैं? जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटी है, वो इस समय क्या कर रही है? देखिए, मेरी बेटी है डॉक्टर फैरिना सिंह। वो इस समय इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में है। और क्वीन एलिजाबेथ नाम सुना होगा, उनका बड़े हॉस्पिटल, उसमें वो डॉक्टर है। और इंडिया में उसने यहीं से CMC लुधियाना से उसने MBBS किया था और MBBS करते समय उसने 6 गोल्ड मेडल पाए थे, जो कि वहाँ के लिए बड़ा रिकॉर्ड है। और एक एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये मेडिकल स्टूडेंट्स का, उसको प्लैब बोलते हैं।
उस फ्लैग में भी मेरी बेटी ने रिकॉर्ड बनाया था, और जितने भी थे जहाँ से भी आए होंगे, कुछ पाकिस्तान से भी आए थे, रशिया से भी आए थे, यूरोपियन कंट्री से भी आए थे, उन सब स्टूडेंट्स के बीच में इंडिया का नाम रोशन कर दिया। अकेले ही सब में फर्स्ट मारा, ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया। तो उस एग्ज़ाम को भी पास किया उसने, और इंग्लैंड में आज जॉब भी करती है मेरी बेटी। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे मालूम है कि केवल करोड़पति लोगों के ही 5-6 स्कूल हुआ करते थे उस समय कानपुर शहर में, ICSE बोर्ड, और कुछ ही लोग थे जो उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने की वो रखते थे। बाकी तो हम तो नहीं पढ़ पाए वैसे स्कूलों में। फिर मैंने अपने मन में एक बार सोचा कि कोई भी बच्चा वंचित ना रहने पाए, उसको ऐसे स्कूलिंग मिलनी चाहिए। तो मैंने बहुत ही मिनिमल फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्कूल खोला, और उसका लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया, और आज हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बहुत स्थानों पर हैं। तो मैं अगर आपका ये सवाल है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मेरी प्रेरणा मदर टेरेसा है, राजा राम मोहन राय है, इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, हमारी प्रेरणा स्रोत है। परंतु अगर आप ये कहेंगे सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, हमको अपने जीवन में कुछ करना है। अगर आप इससे पहले कि परमेश्वर के सुसमाचार को बताएं, आप उसको जीना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जिया है। तो अभी जब ये हो रहा था पैंडेमिक में, तो हमको ये लगा कि जो हाईवे पे चल रहा है, जो साइकिल्स चल रहा है, जो पैदल आ रहे हैं लोग, उनके पैर कट गए होंगे, फट गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें सोची। फिर उसके बाद में अपने कुछ टीचर्स भाइयों को लिया, कुछ हमारे एक जायसवाल जी हैं, उनसे भी कुछ सपोर्ट लिया, और बहुत सारी मेडिसिन को एक गाड़ी में भर लिया, चप्पलों को भर लिया। वहाँ पे गए, हाईवे पे खड़े हो गए, देखा किसी की चप्पल टूट गई है बेचारे की, वो नंगे पैर चल रहा है गर्म में, उसको चप्पल पहना दी। किसी को लगा इसके हाथ पैर में जख्म हो गया है, जख्मों में उसके पट्टी बांध दी। किसी की तबीयत खराब, उसको दवाई दी, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उस हर प्रकार की दवाइयों को लेकर के हम लोगों ने हाईवे में फर्स्ट एड का काम किया कोविड के दौरान। क्योंकि कोविड की जिस तरीके से कोविड ज़बरदस्त एक अपने चरम पर था, और फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर दोनों में हमें देखने को मिला कि उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की मदद करी जो लोग दूर दूर से चलकर जो हैं अपने गंतव्य तक जा रहे थे, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन उस समय आपने काफ़ी मदद करी लोगों की, लोगों तक राशन पहुंचाया, काफ़ी ऐसे गरीब परिवारों को आपने मदद करी। मतलब क्या लगा आपको मदद करते हुए, कैसा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, प्रथम लहर में बहुत सारे लोग, जब पैंडेमिक चल रहा था और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, और कई तो ऐसे लोग थे कि जो कह भी नहीं सकते थे। और तो मैंने वो चुपचाप से डाला कि अगर किसी को राशन चाहिए 1 महीने का, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, और नंबर दे दिया, और उनका नाम गुप्त रखा जाए। तो कुछ लोगों ने, बहुत ही मेरे ऐसे लोगों ने जिनका मैं सोच नहीं सकता हूँ, उन तक को राशन की ज़रूरत थी, मैंने उनको प्रोवाइड कराया राशन जाकर। क्योंकि ऐसी बुरी परिस्थिति किसी के ऊपर भी आ सकती है। लोगों की दुकानें बंद हो गई, नौकरियां छूट गई, कोई लोग स्कूलों पे थे, स्कूल सब बंद हो गए, बहुत सारी मुसीबतें आई। तो एक समाज वही संपूर्ण समाज कहला जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने पर है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की टांग ही खींचने पे लगा है, कभी कम्युनिटी के नाम पे, कभी जात धर्म के नाम पर, कभी किसी नाम पे, तो वो समाज या वो देश कभी अग्रसित नहीं हो सकता, मेरा मानना है, बढ़ नहीं सकता। परंतु जब हम ये सोचे कि नहीं भाई, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने माने प्यार करो, तो अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है, ये हमारा पड़ोसी है, अगर इसको कोई मुसीबत है तो आज हम इसके काम आए, और कल को खुदा ना करे आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो वो पड़ोसी पता कर लिया, हाँ इनकी स्थिति गड़बड़ है, तो हम लोग उनकी फीस माफ कर देते हैं, या इस तरीके से उन बच्चों को, और उन बच्चों को ज़रूर ध्यान देते हैं जो बच्चे वाकई ही कैपेबल हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, क्षमता है, आगे बढ़ के बड़े अधिकारी बन सकते हैं, उनका IQ लेवल हाई है, तेज है दिमाग के, परंतु वो बेचारे कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि मैम हम तो नहीं पढ़ा पाएंगे, उनके माँ बाप, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गए इस पैंडेमिक में। तो हम लोगों ने ये कहा कि चलो ठीक है, ऐसे बच्चों को हम ज़रूर पढ़ाएंगे जो कैपेबल हैं और जो आगे बढ़ के अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छे उदाहरण बन सकते हैं।
तो उन्होंने उनकी हम लोगों ने फिर बच्चों को तो पूरा ही अडॉप्ट किया हुआ है कि पूरा जब तक लाइफ टाइम उनको पढ़ाएंगे ऐसे करके। आप मतलब संघर्ष से शिखर तक जो आप पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, आपने मुकाम बनाया, तो कितने संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने में किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? किस तरीके से आपने आप यहाँ तक पहुँचे? कितने लोग, मतलब कितनी कठिनाई आपको झेलनी पड़ी? देखिए, अक्सर होता है लोग जब आप कभी सक्सेस होते हैं अपनी ज़िंदगी में तो लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं, कहना अरे यार ये बड़ा लोग हो गया, परंतु कभी उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा जीवन में का स्ट्रगल ये है कि मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे पढ़ने में, परंतु मैं नहीं था उतना अच्छा पढ़ने में। तो उसके बाद मैंने छोटी छोटी जॉब से स्टार्ट किया, पर मेरा टर्निंग पॉइंट आया आईएल में। मेरे अंदर की कैपेबिलिटी उन लोगों ने देखी जो आईसीआई है, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज कटारपुर, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो ठेकेदारों का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस था, और दूसरा वहाँ की यूनियन जो थी, लेबर यूनियन थी CITU, वो बहुत तंग करती थी मैनेजमेंट को, तो प्रोडक्शन वगैरह भी नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ पे P&A ऑफिसर बन करके पहुँचा, नामी जॉब थी, या देख करके समझ में नहीं आया, और जब मुझे वहाँ जॉब मिल गई तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सोचना शुरू किया। मैंने कहा ये ठेकेदारी प्रथा को मैं ख़त्म करूँगा, जो CITU का वो है, जो कम्युनिस्ट चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि जब वहाँ पे माली है तो उसमें हमने जो कैपेबल माली को देखा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तो वो जब आया मेरे पास में तो मैंने उससे कहा कि बाकी माली कहाँ से आते हैं? हमारे गाँव से आते हैं, हमारे ही काफ़ी कुछ रिश्तेदार हैं। हमने कहा तुम ही ठेकेदारी कर लोगे? तो उसको मैंने ठेकेदार बनवाया, और बनाने के बाद वहीं से ही ठेका दिया। अब जो मालियों को 200 रुपये 250 रुपये दिन का मिल रहा था उस समय, तो उनको 300 350 मिलने लगा, उनकी कमाई बढ़ गई। और जो हमको 20% फालतू का देना पड़ता था ठेकेदार को, वो बंद हो गया। और जिसको कॉन्टेस्ट हुआ था, सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करो। मेरे स्कूल के सारे बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा जीतेंगे, और वही हुआ। 36 और 37 जो विनिंग अवार्ड थे वो मेरे स्कूल के ही बच्चों ने एक तरफा जीत लिए। तब वहाँ के जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने हम लोग से पूछा कि ये कैसे, आपने तो पहले ही कहा था। मैंने कहा देखिए, मेरा स्कूल मीडियोकर बच्चों को पढ़ाता है, मीडियम क्लास बच्चों को पढ़ाता है। वो छोटी सी घड़ी के लिए, साइकिल के लिए जी जान लगा देंगे, वो बड़े लोगों का स्कूल नहीं है, वो इतनी मेहनत कर लेंगे छोटी सी उसके लिए। और वही हुआ, उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर ली, सारे बच्चे मेरे जीत गए। तो हमको तो ऐसा ही अच्छा लगता है कि हर दिन कोई चैलेंज होना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में हर एक दिन युद्ध है, उसको हमें जीतना ही है। कहते हैं कि किसी इंसान की सफलता के पीछे जो एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या लगता है आपको कि जो आपकी वाइफ है, उनका आपकी सफलता के पीछे कितना बड़ा हाथ है? अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि वेरी गुड वाइफ, आ गुड वाइफ इज़ फ्रॉम द लॉर्ड साइड। एक अच्छी स्त्री जो है वो परमेश्वर की तरफ से होती है, मेरा मानना। तो मेरी वाइफ एक अच्छी लेडी है, पढ़ी लिखी है, और उन्होंने सपोर्ट किया। मैं तो कहूँगा कि आज ये स्कूल के सक्सेस में 80% तक उनका है, मेरा तो कम है, पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक एक बच्चे को गले लगा करके पढ़ाया। इवन की बाद में माहौल भी बहुत ख़राब हुआ, परंतु जितने भी गार्जियंस पुराने हैं वो आज भी प्रिंसिपल मैम को बहुत आदर देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाया। तो यही है कि उनकी एक वैल्यू है। बच्चे बड़े बड़े हुए, कोई नेवी में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई कहीं पे है, कोई, तो वो सब लोग जब आते हैं तो आकर के वो बहुत ज़रूरी मैम से मिलना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि उन्होंने संघर्ष के समय में मेरा हाथ या साथ नहीं छोड़ा या अपनी डिमांड्स नहीं करी। उन्होंने कहा कि नहीं, एक टारगेट को पूरा करना है। तो हम दोनों मेहनत करते थे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो मेरी सफलता के पीछे अगर श्रेय दूंगा तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक ये बात सच है कि एक आदमी की सक्सेस के पीछे एक अच्छी वाइफ का हाथ होता है, और एक आदमी की बर्बादी के पीछे भी वाइफ का ही हाथ होता है। परंतु अगर आपकी किस्मत अच्छी है या आपका व्यवहार अच्छा है, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करके कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ क्रॉस कर सकते हैं। अब आपकी फैमिली में और कौन है? आपके मतलब कितने बेटे हैं और कितने लोग, मतलब वो फैमिली में वो लोग क्या करते हैं जो आप?
और मैंने उसको कनाडा भेजा था। अभी तो बीच में पेंडेमिक टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी स्कूल में, तो उसको मैंने कुछ समय के लिए बुलाया, फिर जाएगा। तो वो कनाडा से थियोलॉजी मतलब थियोलॉजी जो होता है वो अध्यात्म की पढ़ाई, थियोलॉजी का कोर्स कर रहा है विदेश से और कनाडा से। और बस यही मेरा छोटा सा परिवार है। मेरा जो मेरी बेटी का जो हस्बैंड है वो इंग्लैंड में पहले आर्मी में था, फिर उसके बाद में आर्मी में ही उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी और वो एरोप्लेन बनाने वाला इंजीनियर। तो बेटा मेरा जो है वो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी कर रहा है और कनाडा में थियोलॉजी का भी कोर्स कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे इस पूरे प्रोग्राम का हमारा, कि जो हमारे देश का बोन कहा जाता है, वो देश की जो बोन है हमारे, वो नौजवान हैं और देश के किसान हैं। जो यूथ है हमारे देश का, वो कहीं ना कहीं जो ये दौर है, इस दौर में काफ़ी भटक रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, कोई गलत संगत में जा रहा है। आज के आप जो यूथ है उसके बारे में आप क्या संदेश उसको देना चाहते हैं? देखिए पहले तो आप किसान की बात करिए। आपको मैं बता दूं, किसान हमारी देश की हड्डी में रीढ़ की हड्डी है, पहली बात, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात, केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो फार्मर्स है, किसान। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो स्त्रियों को हम सम्मान इसलिए देते हैं कि उन्होंने उसको बढ़ाया, उनकी क्रिएशन को बढ़ाया। बगैर स्त्री के तो कोई इस दुनिया में आ नहीं सकता, तो पैदा तो स्त्री से ही होगा। परंतु उन सबको भोजन मुहैया किसान। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। मेरे दादा स्वर्गीय जंगीर सिंह एक फार्मर थे और बड़े जिम्मेदार भी थे, परंतु वो खेती किसानी खुद भी करते थे, मुझे याद है। तो वो ऐसा नहीं था कि वो बड़े जिम्मेदार हैं तो कोई खेती किसानी में मेहनत करते थे अपने बेटों के साथ में खेत में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसान अन्नदाता है, और किसान के बगैर अगर हिंदुस्तान के सारे किसान एक अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो हिंदुस्तान का 70% आदमी भूखा मर जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिगरेट आप 20 रुपए की खरीदते हैं ना, 1 किलो आटा पैदा करने में कितनी लागत और मेहनत लगती है, आपको मालूम नहीं। हिंदुस्तान के सारे किसान एक अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो हिंदुस्तान का 70% आदमी भूखा मर जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिगरेट आप 20 रुपए की खरीदते हैं ना, 1 किलो आटा पैदा करने में कितनी लागत और मेहनत लगती है, आपको मालूम नहीं। अगर उस रेशियो से अगर आप जोड़ लें तो ये आटा 2000 रुपये किलो होना चाहिए, परंतु किसान आपके घर में पहुंचा देता है 25 रुपये 30 रुपये किलो का आटा, जिससे लोग भूखे ना मरे। लोग कहते हैं, जैसे किसानों के लिए कहा जाता है कि किसान देश का अन्नदाता, देश का विधाता है, अन्नदाता देश का विधाता है। अगर हिंदुस्तान, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान का कोई भगवान है तो वो किसान, उसके अलावा। अब आप यूथ के लिए क्या यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हिंदुस्तान में जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बढ़ाइए अपना। मैंने कई लड़कों को देखा है जो इंजीनियरिंग करके बेचारे छोटी छोटी नौकरियों के लिए घूम रहे थे, परंतु मैंने उनको रास्ता दिखाया है। विदेशों में आपके टैलेंट की पूरी कीमत है। आप विदेशी कंपनियों को ज्वाइन करिए, विदेशों में चले जाइए, क्योंकि या तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई रास्ता बनाए, उनके लिए कोई बिजनेस, उनके लिए कोई लाइक ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करें। पर चूँकि लग नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस तैयार होंगी जिस प्रकार से देश की बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल ऑफ किया जा रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि हिंदुस्तान में उनका ज़्यादा स्कोप होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इंडिया में नई जॉब मिलती है तो कुंठित ना हो, परेशान ना हो, दुखित ना हो। वहाँ विदेशों में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, वहाँ अप्लाई करें। इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, रशियन कंट्रीज हैं, उन सब में कोशिश करें। हाँ, ये है कि जो एरिमी कंट्रीज़ में ना जाएं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, और या ये आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में, वहाँ पे आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, इसलिए उनका ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सोच समझ के जाए, और दुर्व्यवहार हो सकता है। बाकी सारे कंट्रीज़ में आपको बहुत अच्छा, आपके टैलेंट को और आपकी मेहनत को बहुत अच्छा
अच्छा विवाद होता है। ये थे व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में, जो उत्कर्ष पत्रिका का व्यक्ति विशेष कार्यक्रम है, उसमें ये थे एक समाज सेवी इमैनुअल बच्चू सिंह जी, जिन्होंने साफ अपनी पूरी कहानी बताई, अपने बारे में बताया, और संघर्ष से शिखर तक वो कैसे पहुँचे इसके बारे में उन्होंने अपना बाखूबी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जो है व्यक्ति विशेष कार्यक्रम को में बताया। और फिर हम एक नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे अगले अपने प्रोग्राम में, और फिर उस शख्सियत से पूछेंगे उसके जो है जीवन के बारे में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ कानपुर से ऋषभ सिंह, उत्कर्ष पत्रिका के लिए।